तिवारी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 7 घन और घनमूल इसकी प्रश्नावली 7.2 करेंगे। प्रश्न 1, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों भाग 1 करते हैं पहले। बच्चों भाग 1 में संख्या दी गई है 64। बच्चों पहले हम 64 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 64 को 2 से भाग देते हैं 32 आता है। 32 को 2 से भाग देते हैं 16 आता है। 16 को 2 से भाग देते हैं 8 आता है। 8 को 2 से भाग देते हैं 4 आता है। 4 को 2 से भाग देते हैं 2 आता है और 2 को 2 से भाग देते हैं 1 आता है। तो बच्चों इस तरह से 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 होंगे। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 के 2 त्रिक हैं। यह 2 का बच्चों पहला त्रिक है और यह 2 का दूसरा त्रिक है। तो बच्चों 64 का घनमूल यह 2 गुणा 2 होगा। बच्चों यहाँ पर 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पहला त्रिक और यह दूसरा त्रिक है। तो दोनों त्रिक में से 2 को बाहर निकालेंगे। जब हम 64 का घनमूल निकालते हैं तो 2 का एक त्रिक के लिए 2 और 2 के दूसरे त्रिक के लिए 2, दोनों 2 को गुणा करते हैं तो यह 4 आता है। तो इस तरह से 64 का जो घनमूल होगा यह 4 होगा। भाग 2 में संख्या दी गई है 512। 512 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 512 को 2 से भाग देते हैं तो 256 आता है। 256 को 2 से भाग देते हैं तो 128 आता है। 128 को 2 से भाग देते हैं तो 64 आता है। 64 को 2 से भाग देते हैं 32 आता है। 32 को 2 से भाग देते हैं 16 आता है। 16 को 2 से भाग देते हैं 8 आता है। 8 को 2 से भाग देते हैं 4 आता है। 4 को 2 से भाग देते हैं 2 आता है और 2 को 2 से भाग देते हैं 1 आता है। 512 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 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 2 होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 512 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का एक त्रिक, यह 2 का दूसरा त्रिक और यह 2 का तीसरा त्रिक है। तो बच्चों 512 का घनमूल यह 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा। तो प्रत्येक त्रिक के लिए हम 1 2 लेंगे। तो इस तरह से 512 का घनमूल 2 गुणा 2 गुणा 2 होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 यह 8 होता है। तो 512 का घनमूल 8 होगा। बच्चों भाग 3 में संख्या दी गई है 10,648। बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 10,648 को 2 से भाग देते हैं तो 5,324 आता है। 5,324 को 2 से भाग देते हैं तो 2,662 आता है। 2,662 को 2 से भाग देते हैं तो 1,331 आता है। 1,331 को 11 से भाग देते हैं तो 121 आता है। 121 को 11 से भाग देते हैं तो 11 आता है। 11 को 11 से भाग देते हैं तो 1 आता है। तो बच्चों भाग 3 की जो संख्या दी गई है 10,648, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 का एक त्रिक है और 11 का एक त्रिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 10,648 का घनमूल 2 गुणा 11 होगा। और बच्चों 2 गुणा 11 22 होता है। तो 10,648 का घनमूल 22 होगा। बच्चों भाग 4 में संख्या दी गई है 27,000। 27,000 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 27,000 को 2 से भाग देते हैं तो 13,500 आता है। 13,500 को 2 से भाग देते हैं तो 6,750 आता है। 6,750 को 2 से भाग देते हैं
तो 3375 आता है। 3375 को 3 से भाग देने से 1125 आता है। 1125 को 3 से भाग देने से 375 आता है। 375 को 3 से भाग देने से 125 आता है। 125 को 5 से भाग देने से 25 आता है। 25 को 5 से भाग देने से 5 आता है और 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों इस तरह से हम कह सकते हैं कि 27,000 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 27,000 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का एक त्रिक है, 3 का एक त्रिक है और 5 का एक त्रिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 27,000 का घनमूल यह 2 गुणा 3 गुणा 5 होगा। 2 गुणा 3 6 होता है, 6 गुणा 5 30 होता है। तो बच्चों 27,000 का घनमूल 30 होगा। भाग 5 करते हैं। भाग 5 में संख्या दी गई है 15,625। बच्चों 15,625 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 15,625 को 5 से भाग देने से 3,125 आता है। 3,125 को 5 से भाग करते हैं तो 625 आता है। 625 को 5 से भाग देने से 125 आता है। 125 को 5 से भाग देने से 25 आता है। 25 को 5 से भाग देने से 5 आता है और 5 को 5 से भाग देने से 1 आता है। तो बच्चों 15,625 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि 5 का यह पहला त्रिक है और 5 का यह दूसरा त्रिक है। तो बच्चों घनमूल 15,625 यह 5 गुणा 5 होगा और 5 गुणा 5 बराबर 25। तो घनमूल 15,625 यह 25 होगा। 15,625 का घनमूल 25 होगा। अब बच्चों भाग 6 करते हैं। भाग 6 में संख्या दी गई है 13,824। बच्चों 13,824 इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 13,824 को 2 से भाग देते हैं तो 6,912 आता है। 6,912 को 2 से भाग देते हैं तो 3,456 आता है। 3,456 को 2 से भाग देते हैं तो 1,728 आता है। 1,728 को 2 से भाग देते हैं तो 864 आता है। 864 को 2 से भाग देते हैं तो 432 आता है। 432 को 2 से भाग देते हैं तो 216 आता है। 216 को 2 से भाग देते हैं तो 108 आता है। 108 को 2 से भाग देते हैं तो 54 आता है। 54 को 2 से भाग देते हैं तो 27 आता है। 27 को 3 से भाग देते हैं 9 आता है। 9 को 3 से भाग देते हैं 3 आता है। और बच्चों 3 को 3 से भाग देते हैं तो 1 आता है। तो बच्चों 13,824 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 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 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि 13,824 बराबर 2 गुणा 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 3 गुणा 3 गुणा 3। तो 1384 के अभाज्य गुणनखंड में हम देख रहे हैं कि यह 2 का एक त्रिक है, यह 2 का दूसरा त्रिक है, यह 2 का तीसरा त्रिक है और 3 का यह पहला त्रिक है। 3 का एक ही त्रिक है। तो बच्चों घनमूल 1884 को हम लिख सकते हैं यह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा। अब बच्चों 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 2 8 होता है, 8 गुणा 3 यह 24 होता है। तो बच्चों 1384 का घनमूल 24 होगा। बच्चों यहाँ पर आपने एक सुधार कर लेना है, एक त्रुटि हो गई है। बच्चों भाग 6 में 13,824 है, तो भाग 6 के लिए संख्या 13,824 होगी।
तो यह जो संख्या है यह 13,824 है। तो 13,824 का घनमूल बच्चों 24 होगा। बाकी सब कुछ सही है। संख्या यहाँ पर 13,824 की जगह हमने 1384 लिख लिया था, तो इसको आप 13,824 समझेंगे। बच्चों भाग 7 में संख्या दी गई है 1,10,592। इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो संख्या है 1,10,592। 1,10,592 को 2 से भाग करते हैं तो 55,296 आता है। 55,296 को 2 से भाग करते हैं तो 27,648 आता है। 27,648 को 2 से भाग करते हैं तो 13,824 आता है। 13,824 को 2 से भाग करते हैं तो यह 6,912 आता है। 6,912 को 2 से भाग करते हैं तो यह 3,456 आता है। 3,456 को 2 से भाग करने से यह 1,728 आता है। 1,728 को 2 से भाग करने से यह 864 आता है। 864 को 2 से भाग करने से यह 432 आता है। 432 को 2 से भाग करने से यह 216 आता है। 216 को 2 से भाग करने से यह 108 आता है। 108 को 2 से भाग करने से 54 आता है। 54 को 2 से भाग करने से 27 आता है। 27 को 3 से भाग करने से 9 आता है। 9 को 3 से भाग करने से 3 आता है। और बच्चों 3 को 3 से भाग करने से 1 आता है। तो बच्चों 1,10,592 इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 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 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 2 का पहला त्रिक है, यह 2 का दूसरा त्रिक है, यह 2 का तीसरा त्रिक है और यह 2 का चौथा त्रिक है। 3 का केवल एक ही त्रिक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1,10,592 इसका घनमूल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 होगा। तो बच्चों 1,10,592 का घनमूल यह 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16, 16 गुणा 3 बराबर 48। तो बच्चों 1,10,592 का घनमूल 48 होगा। बच्चों भाग 8 में संख्या दी गई है 46,656। बच्चों भाग 9 में संख्या दी गई है 1,75,616 और अंतिम भाग 10 में संख्या दी गई है 91,125। बच्चों पहले हम 46,656 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 46,656 को 2 से भाग करते हैं तो 23,328 आता है। 23,328 को 2 से भाग करते हैं तो यह 11,664 आता है। 11,664 को 2 से भाग करते हैं तो 5,832 आता है। 5,832 को 2 से भाग करते हैं तो 2,916 आता है। 2,916 को 2 से भाग करते हैं तो 1,458 आता है। 1,458 को 2 से भाग करते हैं तो 729 आता है। 729 को 3 से भाग करते हैं तो 243 आता है। 243 को 3 से भाग करते हैं तो 81 आता है। 81 को 3 से भाग करते हैं तो 27 आता है। 27 को 3 से भाग करते हैं तो 9 आता है। 9 को 3 से भाग करते हैं तो 3 आता है। 3 को 3 से भाग करते हैं तो 1 आता है। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 46,656 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 होंगे। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 2 का पहला त्रिक है, यह 2 का दूसरा त्रिक है, 3 का यह पहला त्रिक है और 3 का यह दूसरा त्रिक है। तो बच्चों 46,656
इसका घनमूल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 होगा। 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 3 12 होता है और 12 गुणा 3 36 होता है। 46,656 का घनमूल 36 होगा। बच्चों अब हम भाग 9 करते हैं। इसमें संख्या दी गई है 1,75,616। बच्चों इसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1,75,616 को 2 से भाग करते हैं, 87,808 आ जाता है। 87,808 को 2 से भाग करते हैं तो 43,904 आता है। 43,904 को 2 से भाग करते हैं तो 21,952 आता है। 21,952 को 2 से भाग करते हैं तो 10,976 आता है। 10,976 को 2 से भाग करते हैं तो 5,488 आता है। 5,488 को 2 से भाग करते हैं तो 2,744 आता है। 2,744 को 2 से भाग करते हैं तो 1,372 आता है। 1,372 को 2 से भाग करते हैं तो 686 आता है। 686 को 2 से भाग करते हैं तो 343 आता है। 343 को 7 से भाग करते हैं तो 49 आता है। 49 को 7 से भाग करते हैं तो 7 आता है। 7 को 7 से भाग करते हैं तो 1 आता है। तो बच्चों 1,75,616 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 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 7 गुणा 7 गुणा 7 होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 का यह पहला त्रिक है, यह दूसरा त्रिक है 2 का, और यह 2 का तीसरा त्रिक है। 7 का केवल एक त्रिक है। तो बच्चों घनमूल 1,75,616 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 होगा। 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 2 8 होता है और 8 गुणा 7 यह 56 होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1,75,616 का घनमूल 56 होगा। अब बच्चों भाग 10 में हमें संख्या दी गई है 91,125। बच्चों इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 91,125 को 3 से भाग करते हैं तो 30,375 आता है। 30,375 को 3 से भाग करते हैं तो 10,125 आता है। 10,125 को 3 से भाग करते हैं तो 3,375 आता है। 3,375 को 3 से भाग करते हैं तो 1,125 आता है। 1,125 को 3 से भाग करते हैं तो 375 आता है। 375 को 3 से भाग करते हैं तो 125 आता है। 125 को 5 से भाग करते हैं तो 25 आता है। 25 को 5 से भाग करते हैं तो 5 आता है और 5 को 5 से भाग करते हैं तो 1 आता है। तो बच्चों 91,125 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 का एक त्रिक है और 3 का यह दूसरा त्रिक है। 5 का केवल एक त्रिक है। तो बच्चों घनमूल 91,125 को हम 3 गुणा 3 गुणा 5 लिखेंगे और 3 गुणा 3 9 होता है। 9 गुणा 5 यह 45 होता है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि 91,125 का घनमूल 45 होगा। प्रश्न 2 बताइए सत्य है या असत्य। बच्चों भाग 1 में कथन दिया गया है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। बच्चों हमें कुछ उदाहरण यहाँ पर लेने होंगे इस कथन को सत्य या असत्य बताने के लिए। हमें यहाँ पर विषम संख्या लेनी होंगी क्योंकि कथन में कहा गया है किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। तो जैसे हम विषम संख्या ले लेते हैं 1 का घन हम जानते हैं बच्चों यह 1 ही होता है। 1 एक विषम संख्या है, इसका घन विषम संख्या है। उदाहरण के तौर पर अब हम अगली विषम संख्या 3 को ले लेते हैं।
बच्चों 3 का घन हम जानते हैं कि 3 गुणा 3 गुणा 3 यह 27 होता है। अब हम उदाहरण के तौर पर अगली विषम संख्या 5 ले लेते हैं। 5 का घन बच्चों यह 125 होता है। अगली विषम संख्या 7 ले लेते हैं। हम जानते हैं 7 का घन बच्चों यह 343 होता है। इसी तरह से और भी हम संख्याएं, विषम संख्याएं ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर यह देखा कि इन सभी विषम संख्याओं का घन विषम है। यहाँ पर जो इन सभी संख्याओं का घन है, विषम संख्याओं का घन, यह विषम है। बच्चों यह सम नहीं है, यह एक सम संख्या नहीं है। तो भाग 1 का कथन स्पष्ट रूप से यह कथन असत्य होगा। बच्चों भाग 2 में कथन दिया गया है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। बच्चों यहाँ भी हम उदाहरण के तौर पर जैसे हम संख्या 10 को ले लेते हैं। इसका घन 10 गुणा 10 गुणा 10 यह 1000 होता है। उदाहरण के तौर पर 20 ले लेते हैं। 20 का घन बच्चों यह 20 गुणा 20 गुणा 20 यह 8000 होता है। उदाहरण के तौर पर 30 का घन यह 27000 होता है। 40 का घन हम जानते हैं कि यह 64000 होता है। इसी तरह से आगे भी हम संख्याएं ले सकते हैं, जैसे 50 का घन, 60 का घन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके घन में 3 शून्य हैं। तो इन संख्याओं का जो घन है यह 3 शून्यों पर समाप्त होते हैं। तो बच्चों स्पष्ट तौर पर भाग 2 में जो कथन दिया गया है यह कथन सत्य है, क्योंकि कथन में दिया गया है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। तो बच्चों स्पष्ट रूप से यह हमने अभी देखा कि 2 शून्यों पर समाप्त नहीं हो रहा है। हमने जो उदाहरण लिए हैं 3 शून्यों पर समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमें घन संख्या के घन में शून्य लेना है तो संख्या, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर हमें 10 लेनी होगी। तो 10 का घन 1000, इससे अगली शून्य वाली संख्या 20 होगी, 20 का घन 8000 आदि। इसी तरह से हमने यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखा कि इन सभी के घन 3 शून्यों पर समाप्त होते हैं। तो बच्चों एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता है, यह कथन सत्य है। भाग 3 करते हैं। भाग 3 में जो कथन दिया गया है यह, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ उदाहरण लेने होंगे इस कथन को सत्य या असत्य बताने के लिए। यहाँ पर हम पहला उदाहरण के तौर पर संख्या 5 ले लेते हैं। बच्चों 5 का वर्ग यह 25 होता है, और इस संख्या का अगर हम घन निकालते हैं, यानी 5 का घन यह हम जानते हैं कि 125 होता है। दूसरा उदाहरण हम ले लेते हैं 15। 15 का वर्ग हम जानते हैं कि 225 होता है, और 15 का घन बच्चों यह 15 गुणा 15 गुणा 15 यह 3375 होता है। तो बच्चों पहले उदाहरण में हम 5 के लिए देख रहे हैं कि इसका वर्ग 5 पर समाप्त होता है। 5 का वर्ग 25 है, उसका घन 25 पर समाप्त होता है, यानी 5 का घन 125 पर, यानी 5 का घन 25 पर समाप्त होता है, 5 का घन 125 है। लेकिन अगर हम संख्या 15 ले लेते हैं, क्योंकि 15 का वर्ग 225 है, तो इस संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त हो रहा है, और इस संख्या का घन हम देख रहे हैं कि 75 पर समाप्त हो रहा है। तो इस संख्या में यह जो घन है, घन 25 पर समाप्त नहीं होता। तो बच्चों यह जो कथन दिया गया है सभी संख्याओं के लिए यह कथन सत्य नहीं है। तो कथन में कहा गया यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है, यह कथन हमेशा सत्य नहीं है। तो कुल मिलाकर हम लिखेंगे, क्योंकि यह सभी संख्याओं के लिए सत्य नहीं है, तो यह कथन असत्य होगा। बच्चों भाग 4 करते हैं।
भाग 4 का कथन दिया गया है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। बच्चों यहां भी हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या 12 ले ली। 12 का घन अगर हम करते हैं, हम जानते हैं कि 12 का घन 12 गुणा 12 गुणा 12 यह 1728 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 12 का घन, इस संख्या का घन 8 पर समाप्त होता है। बच्चों दूसरा उदाहरण हम 22 का ले लेते हैं। 22 का घन यह 10,648 होता है। बच्चों यहाँ भी हम इस संख्या के लिए देख रहे हैं कि इस संख्या का घन 8 पर समाप्त होता है। तो बच्चों भाग 4 में जो कथन कहा गया है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। हमने उदाहरण के तौर पर संख्याएं 12 और 22 को देखा, इनका घन 8 पर समाप्त होता है। तो बच्चों स्पष्ट तौर पर यह कथन असत्य है। तो बच्चों भाग 1 का कथन असत्य है, भाग 2 का कथन सत्य है, भाग 3 का कथन असत्य है, भाग 4 का कथन असत्य है। बच्चों भाग 5 में कथन दिया गया है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। बच्चों यहाँ भी हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं इस कथन को असत्य या सत्य बताने के लिए। बच्चों यहाँ पर हम संख्या 10 को ले लेते हैं। 10 का घन हम जानते हैं कि 1000 होता है। बच्चों स्पष्ट तौर पर यह 4 अंकों की संख्या है। बच्चों दूसरी संख्या, इससे अगली संख्या 11 ले लेते हैं। 11 का घन यह 1331 होता है। बच्चों यह भी 4 अंकों की संख्या है। हमने इन दोनों संख्याओं को क्यों लिया हुआ है 10 और 11? 10 और 11 बच्चों क्योंकि 10 अगर हम देखें तो यह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो हमने पहले 10 लिया हुआ है। 10 का घन 1000 है, यह 4 अंकों की संख्या है। इसी तरह से 11 का घन 1331 है, यह भी 4 अंकों की संख्या है। इसी तरह से हम अन्य संख्याएं भी ले सकते हैं। जैसे हम संख्या 25 लेते हैं। 25 का घन 15,625 होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह 5 अंकों की संख्या है। तो सबसे छोटी संख्या जो 2 अंकों की है यह 10 है। 10 का घन 4 अंकों की संख्या है। इससे आगे हम देखेंगे कुछ संख्याओं के घन 4 अंकों की संख्या होंगे। इसके आगे संख्याएं आएंगी तो उनके घन 5 अंकों की संख्या हो सकती है। और जैसे हम 2 अंकों का सबसे बड़ा संख्या लेते हैं तो यह 99 है। और 99 का घन बच्चों यह 9,70,299 होता है। तो बच्चों 25 का घन यह 5 अंकों की संख्या है। 99 का घन यह 6 अंकों की संख्या है। तो भाग 5 में जो कथन कहा गया है 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकती है, बच्चों यह कथन असत्य है। बच्चों भाग 6 के कथन में दिया गया है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें 2 अंकों की संख्या में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। तो बच्चों यह भाग 5 के उदाहरण में जो हमने संख्या ली हुई है 99, क्योंकि यह 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और इस सबसे बड़ी संख्या जो 2 अंकों की है इसका जो घन है यह 9,70,299 है। और यह बच्चों 6 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। बच्चों यह कथन स्पष्ट तौर पर असत्य है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। इसके बाद अन्य संख्याएं होंगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लें या इसके बाद की कुछ संख्याएं लें या सबसे बड़ी संख्या लें 2 अंकों की, तो यह 4 अंकों की संख्या या 5 अंकों की और अधिकतम 6 अंकों की संख्या इसके घन में होगी। 7 या अधिक अंक नहीं हो सकते 2 अंकों की संख्या के घन में। तो बच्चों भाग 6 का कथन स्पष्ट तौर पर यह असत्य है।
बच्चों भाग 7 करते हैं। इस कथन में दिया गया है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। बच्चों यहाँ पर कथन में हो सकती है दिया गया है, तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर संख्या 1 ले लेते हैं। यह एक अंक की सबसे छोटी संख्या है, तो एक का घन बच्चों 1 होता है। एक का घन 1 होता है, मतलब यह एक अंक वाली संख्या है। अब हम 2 लेते हैं। 2 का घन यह 8 होता है। बच्चों यह भी एक अंक की संख्या है। 3 लेते हैं। 3 का घन 27 होता है, और इस तरह से हम एक अंक का सबसे बड़ा संख्या 9 लेते हैं। 9 का घन 729 होता है। तो बच्चों यहाँ पर यह कहा गया है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। तो इस वजह से हो सकती है हमने एक यहाँ पर 2 उदाहरण लिए, 1 और 2। इन संख्याओं के घन एक अंक की संख्या है। तो बच्चों स्पष्ट रूप से यह कथन सत्य है। एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, यह हो सकती है। 1 का घन 1 है, एक अंक की संख्या है। 2 का घन 8 है, यह भी एक अंक की संख्या है। तो बच्चों भाग 7 का कथन सत्य है। प्रश्न 3, आपको यह बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? इसी प्रकार 4913, 12167, 32768 के घनमूलों में अनुमान लगाइए। बच्चों यहाँ पर संख्या हमें दी गई है 1331, और यह एक पूर्ण घन है, यह हमें बताया जाता है। तो 1331 हमें दिया गया है, यह पूर्ण घन है। क्या बिना गुणनखंड किए आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि इसका घनमूल क्या है? बच्चों 1331 हम जानते हैं कि इससे छोटी संख्या जो कि पूर्ण घन होती है यह 1000 होती है, और 1000 का घनमूल बच्चों 10 होता है। तो हम जानते हैं कि 10 का घन 1000 होता है। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। और बच्चों 10 के बाद की जो संख्या है यह 11 है, और इसका जो घन होगा यानी कि यह 11 का घन होगा, और यह 1331 होता है। तो बच्चों 10 का घन 1000 होता है, और 10 के बाद की संख्या का घन 10 के बाद की संख्या 11 है, तो 11 का घन यह 11 गुणा 11 गुणा 11 करने से मिलेगा। तो यह 11 गुणा 11 121, 121 गुणा 11 1331 होता है। बच्चों यहाँ पर जो इकाई का अंक है 1331 में, इकाई का अंक इस संख्या में 1 है। और बच्चों 1 का जो घन होता है यह 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इकाई के अंक का घन, यानी इकाई का अंक क्या है 1 है, इसका घन बच्चों 1 होता है। और बच्चों इकाई का अंक यानी 1 वाली जो अगली संख्या होगी यह 11 होगी। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 के बाद की संख्या का घन, यानी 1 के बाद की संख्या क्या है, यह 11 है। तो इस संख्या का घन 11 का घन बच्चों इसमें इकाई के स्थान पर 1 है, तो 1 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 1 हो, तो 11 का घन बच्चों 1331 होता है। तो हमने यहाँ पर अनुमान से यह ज्ञात किया कि 1331 का घनमूल 11 होगा। 1331 का घनमूल 11 होगा। हमने 1331 का घनमूल अनुमान विधि से यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इकाई का अंक देखना होगा। इकाई का अंक 1331 में 1 है, तो
तो एक इकाई वाली संख्या, यह सबसे पहली संख्या एक होगी। हम जानते हैं कि एक का घन एक होता है, और एक के बाद की जो संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर एक हो, यह 11 होगी, और 11 का घन यह 1331 है। तो बच्चों स्पष्ट है कि 1331 का घनमूल 11 होगा। यह हमने अनुमान विधि से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। इसी तरह से हम जो अन्य संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं के घनमूल हम अनुमान विधि से अनुमान लगाकर ज्ञात करेंगे। बच्चों, यह इस प्रश्न का हम कह सकते हैं कि प्रथम भाग था। हम मान सकते हैं कि द्वितीय भाग में हमने घनमूल निकालना है संख्या 4913 का। तो बच्चों, दी गई संख्या को लिख लेते हैं, जो कि 4913 है। बच्चों, 4913, इसमें इकाई का अंक 3 है। और बच्चों, हम जानते हैं कि 7 का जो घन होता है यह 343 होता है। 343 में इकाई का अंक 3 है, 4913 में इकाई का अंक 3 है। तो यहाँ पर हम संख्या 7 लेंगे। 7 का घन बच्चों 343 होता है। अब हम अनुमान दूसरी संख्या का लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 7 के बाद की जो संख्या है जिसमें इकाई के स्थान पर 7 है, यह संख्या 17 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 7 हो। स्पष्ट तौर पर यह संख्या 17 है। और बच्चों, 17 का जो घन है यह 4913 होता है। तो बच्चों, पहले हमने संख्या 7 ली। 7 संख्या क्यों ली? क्योंकि हमने देखा कि 4913 में इकाई का अंक 3 है, और हम जानते हैं 7 का जो घन होता है 343 होता है। 343 में भी इकाई का अंक 3 है। अब हमने 7 से अगली संख्या 17 ली, क्योंकि ऐसी संख्या हमने लेनी है जिसमें इकाई के स्थान पर 7 हो। तो 7 के बाद की जो संख्या होगी यह 17 होगी, और 17 का जो घन है यह 4913 होता है। तो बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4913 का घनमूल यह 17 होगा। बच्चों, अब हम अगली संख्या ले लेते हैं। इसको हम भाग 3 मान लेते हैं इस प्रश्न का। अगली संख्या हमें दी गई है 12167। तो यहाँ पर दी गई संख्या 12167 है, और यहाँ इकाई का अंक 7 है। बच्चों, हम जानते हैं कि यहाँ संख्या हमें 3 लेनी होगी, क्योंकि 3 का जो घन है यह 27 होता है, और 27 में इकाई का अंक 7 है। 12167 में इकाई का अंक 7 है, और 3 का घन 27, इसमें इकाई का अंक 7 है। अब हमें यह देखना होगा 3 के बाद की संख्या क्या है जिसमें इकाई का अंक 3 हो। तो यहां हम लिखेंगे 3 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 3 है। बच्चों, यह संख्या 13 होगी, और 13 का घन बराबर यह 2197 होगा। अब बच्चों, 2197 12167 से मेल नहीं खाता, तो हमें 13 के बाद की अगली संख्या लेनी होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 के बाद की संख्या का घन जिसमें इकाई के स्थान पर 3 है। बच्चों, यह संख्या पहले तो 23 होगी, और 23 का घन बच्चों हम जानते हैं कि 12167 होता है। तो बच्चों, 12167 दी गई संख्या 12167 से मेल खा गया है, तो हमने अपने अनुमान को यहीं पर रोकना होगा। हमें अपना उत्तर मिल गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 12167 इस संख्या का घनमूल बच्चों 23 होगा। अतः 12167 का घनमूल बराबर 23। बच्चों, अब हमें संख्या दी गई है 32768। तो बच्चों, इसे हम प्रश्न का चौथा भाग मान लेते हैं। यहाँ पर हम संख्या लिख लेते हैं। यह संख्या हमें दी गई है 32768।
बच्चों 32,768 में इकाई का अंक हम देख रहे हैं कि यह 8 है। तो हम यहाँ पर यह संख्या हमें सबसे छोटी संख्या लेनी होगी जिसके घन में 8 होता है। बच्चों यह संख्या 2 है। तो दी गई संख्या 32,768, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे अपने अनुमान को। यहाँ पर संख्या हम लेंगे 2। 2 का जो घन होता है बच्चों 8 होता है। 32,768 में इकाई का अंक 8 है और 2 का घन बराबर 8, इसमें इकाई का अंक 8 है। अब हमें यहाँ पर 2 के बाद की संख्या देखनी होगी जिसमें इकाई के स्थान पर 2 हो। तो बच्चों यहाँ हम लिखेंगे 2 के बाद की संख्या का घन, और संख्या ऐसी लेनी होगी जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। बच्चों ऐसी संख्या 12 होगी और 12 का घन बच्चों हम जानते हैं कि 12 गुणा 12 गुणा 12 यह 1728 होता है। 1728 में इकाई का अंक 8 है, लेकिन अभी यह मेल नहीं खाता दी गई संख्या से। 1728 और दी गई संख्या 32,768 है। अब हमें अगली संख्या लेनी होगी, उसका घन निकालना होगा। तो यहाँ पर ऐसी संख्या 12 के बाद जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है, ऐसी संख्या बच्चों 22 होगी। तो 12 के बाद की संख्या का घन निकालना होगा। ऐसी संख्या लेनी होगी जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। बच्चों ऐसी संख्या 22 होगी। तो 22 का घन यह 22 गुणा 22 गुणा 22 होगा और 22 का घन बच्चों 10,648 होता है। 10,648 में इकाई का अंक 8 है। 10,648 दी गई संख्या 32,768 से मेल नहीं खाती। हमें अपने अनुमान को बढ़ाना होगा। बच्चों हमें 22 से अगली संख्या लेनी होगी जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। यह अगली संख्या 32 होगी। इस संख्या का घन निकालना होगा। तो बच्चों यहां लिखेंगे 22 के बाद की संख्या का घन, और संख्या हमें ऐसी लेनी होगी जिसमें इकाई के स्थान पर 2 है। बच्चों ऐसी संख्या 32 होगी और 32 का घन हम जानते हैं कि यह 32,768 होता है। 32 का घन बराबर 32 गुणा 32 गुणा 32, इसका गुणनफल 32,768 होता है। बच्चों अब इस चरण पर हमारा अनुमान यानी चरण पूरा हो जाता है, क्योंकि 32,768 दी गई संख्या से मेल खा जाता है। तो इस चरण पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 32,768, इसका घनमूल 32 होगा। तो अतः 32,768 का घनमूल 32 है। बच्चों तिवारी एकेडमी देखने के लिए धन्यवाद।